गुड मॉर्निंग गर्ल्स। सेकेंड ईयर हिस्ट्री के द्वितीय पार्ट में भारतीय संविधान का विकास, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों को ये देखना है कि भारत के संविधान का विकास किस तरीके से और किन किन चरणों में हुआ। जैसे हमने कल जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके फर्स्ट वीडियो में कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर दिए गए, उनको ऑर्डिनेंस के अंतर्गत उन्हें चार्टर जो दिए गए, कल हमने 1661 के चार्टर के बारे में पढ़ा, 1726 के चार्टर के एक्ट के बारे में पढ़ा, और आज हम बात करेंगे कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जब पश्चिमी बंगाल का गवर्नर बना और कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्याय और प्रशासन के विकास को की ओर अधिक बल दिया। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ के आदेशों से इंग्लैंड के द्वारा उन्हें जो ऑर्डिनेंस के अंतर्गत उन्हें जो अधिकार दिए गए, हम उनके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे विनियमन अधिनियम, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी कहा जाता है, उसके बारे में। उसके बाद बंदोबस्त अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बाद हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और 1786 का विनियम अधिनियम। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में निरंतर बढ़ते हुए प्रभावों के फलस्वरूप इंग्लैंड के लोगों ने कंपनी पर इंग्लैंड की संसद और सरकार के नियंत्रण की मांग रखी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी की जगह एक राजनीतिक और शक्तिशाली कंपनी बन चुकी थी। इस स्थिति को देखते हुए जब इंग्लैंड में संसद ने अक्टूबर 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया, और इस एक्ट के कानून जो थे वो इंग्लैंड की संसद के द्वारा बनाए गए थे, और ये कानून जो थे यह ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू किए गए। परंतु ये बनाए 1773 में थे, पर भारत में ये 1774 में लागू हुए। और इस रेगुलेटिंग एक्ट का मूल उद्देश्य जो था वो सरकार के रूप में कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी में निहित शक्तियों को ब्रिटिश संसद के अंतर्गत लाना था। यह पहली बार हुआ था कि जब कंपनी के प्रशासनिक ढांचे पर संसद या इंग्लैंड की संसद या इंग्लैंड के संविधान के नियंत्रण की मांग रखी गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक समय में केवल 100 वर्षों के व्यापार की अनुमति दी गई थी, परंतु धीरे धीरे यह एक शक्तिशाली व्यापारिक कंपनी बन चुकी थी और भारत में राजनीतिक नियंत्रण और राजनीतिक सत्ता के रूप में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका था। अब अगर हम विनियमन अधिनियम 1773, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या सुधार थे भारत में 1774 में लागू होने के बाद, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण सुधार कार्य थे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो राजस्व संबंधी, रेवेन्यू संबंधी इसमें सुधार कार्य थे। समस्त पत्राचार कोषागार को दिए गए। सैनिक और असैनिक तथा ब्रिटिश सरकार के सचिव को यह पत्र प्रेषित करने का दायित्व दिया गया, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी को सर्वोच्च प्रेसिडेंसी घोषित करते हुए अन्य अर्थात बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां जो थी उनको किसके नियंत्रण में रखा गया? कलकत्ता के नियंत्रण में रखा गया। और रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो कलकत्ता में बैठेगा, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में बैठेगा, और वह ही मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को आदेश देगा और अपने अधीन रखेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था वो ये था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिससे कि कंपनी से संबद्ध कर्मचारियों पर न्यायिक नियंत्रण रखा जा सके, कानूनों को बनाया जा सके गवर्नर जनरल के द्वारा, और समस्त कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण करते हुए उन्हें अनिवार्य रूप से जहाँ जहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण है उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में, उन जगहों पर
गवर्नर जनरल के आदेशों से कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करवाई जाए। ये सुधार कार्य थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में आने वाले अंग्रेजों ने प्रारंभ किए। परंतु धीरे धीरे ये कानून काफ़ी विवादास्पद थे। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल जो थे वे अपने अनुसार अपने इंग्लैंड की संसद जिन कानूनों को लागू करती थी, देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वे अपने अनुसार उन कानूनों में फेरबदल किया करते थे। तो जब ये कानून भारत में लागू हुए, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उनको ये अधिकार दिया गया कि ये अपनी इच्छाओं के अनुरूप इसको स्वीकार कर सकते हैं और इसको निरस्त कर सकते हैं। तो ये जो एक प्रोसेस था इसे कहा गया गतिशील बनाने की दिशा में रेगुलेटिंग एक्ट 1773। परंतु मुख्य रूप से इसकी जो मूल विशेषताएं थी वह ये थी कि किसी भी तरीके से भारत में कलकत्ता प्रेसिडेंसी को महत्व दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंग्लैंड की संसद और उनके द्वारा लागू किए गए कानूनों का नियंत्रण रखा जाए। इसी उद्देश्य से 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, इसका सीधा अर्थ था कि 1773 के बाद भारत के जिन क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा वहाँ पर कलकत्ता प्रेसिडेंसी के कानूनों को लागू किया जाएगा। अब दूसरा जो कानून था जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हिंदी में बंदोबस्त अधिनियम 1781 भी कहा जाता है। ये क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट में जो दोष या कमियां रह गई उन कमियों को दूर करने के लिए बंदोबस्त अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया, जिसका कार्य था कानून निर्माण की शक्ति को विनियमित करना। सुनिश्चित बनाने के लिए इंग्लैंड की संसद ने 1781 में बंदोबस्त अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के जो कानून थे, पहले भारत के गवर्नर जनरल ने उसका विरोध किया, परंतु बाद में गवर्नर जनरलों ने को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट जो उस समय में कलकत्ता में थी, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी उसके नियंत्रण में थी, उनको ये अधिकार दिया गया कि वे गवर्नर जनरल और कंपनी के न्यायिक कार्यों में उत्पन्न होने वाले पारस्परिक संघर्षों पर अपना अंकुश स्थापित करेंगे और लागू करने के बाद वे एक संसदीय समिति, जो इंग्लैंड की संसद की जो समिति थी, उसके अंतर्गत उन कानूनों को भारत में प्रभावी तरीके से लागू करेंगे, जिसका उद्देश्य था कि इंग्लैंड की संसद के कानूनों के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे वे इंग्लैंड की संसद की इच्छाओं के अनुरूप और उनके शासन के अनुरूप भारत में सेटलमेंट करें, अर्थात बंदोबस्त अधिनियम को लागू करें, जिससे कि कंपनी के कार्यों पर, प्रशासनिक कार्यों पर किसका नियंत्रण रहे? इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण बना रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक शक्तिशाली कंपनी बनकर के न रह जाए, बल्कि वह एक इंग्लैंड की संसद के नियंत्रण वाली कंपनी बन के रह जाए। इस उद्देश्य से सेटलमेंट एक्ट को लागू किया गया, जो ये दर्शाता है कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र बढ़ रहा था, आर्थिक क्षेत्र की व्यापारिक कंपनी अब राजनीतिक क्षेत्र में उतर चुकी थी। भारत में व्याप्त राजनीतिक अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी अब धीरे धीरे भारतीय राज्यों पर नियंत्रण कर रही थी। अगर हम 1781 तक की बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा था कि 1781 तक पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक के राज्यों पर अंग्रेजों का स्वतंत्र नियंत्रण स्थापित हो चुका था और कोई भी यूरोपीय देश भारत में नहीं था जो अंग्रेजों का उस समय में मुकाबला कर सके, क्योंकि कर्नाटक के युद्धों में या सप्तवर्षीय युद्धों में 1756 से 1763 के मध्य फ्रांसीसी पराजित होकर के भारत से जा चुके थे। तो अब अंग्रेज सर्वोच्च शक्तिशाली यूरोपीय जाति थी भारत में, परंतु अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं एकमात्र कंपनी बनकर के न रह जाए भारतीय क्षेत्रों पर भारतीय औपनिवेशिक उद्देश्य से। इस उद्देश्य से अलग अलग समय में भारत में जो संवैधानिक सुधार हुए,
इंग्लैंड की संसद के द्वारा। उनका उद्देश्य यही था कि कंपनी के प्रशासन पर और अधिक कठोर और प्रभावी नियंत्रण को कैसे रखा जाए, इस कार्य को महत्व दिया जाए। इसके उद्देश्य से पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट, सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे बंदोबस्त अधिनियम कहा गया, इन कार्यों को लागू किया गया, जिनका उद्देश्य था कि धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के साथ ही इंग्लैंड की संसद के सीधे नियंत्रण में रखा जाए। परंतु इंग्लैंड की संसद 1857 की क्रांति के बाद जब 1818 में नया संविधान लागू किया गया, जिसका वर्णन हम आगे के अध्याय में करेंगे, उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि सीधे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करते हुए शासन व्यवस्था किसके हाथों में चली गई थी? इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चली गई थी 1858 के बाद। परंतु उसके पहले जो कानून बनाए गए वे सीधे तौर से इंग्लैंड की संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू किए गए कानून ही थे। पिट्स इंडिया एक्ट, अगला जो कानून है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के 3 वर्ष बाद यह कानून इंग्लैंड की संसद के द्वारा पारित किया गया और भारत में यह अत्यधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ 1947 के बाद, उसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का महत्वपूर्ण योगदान था। 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, उसमें जो अव्यवस्था थी, जिसे हम कह सकते हैं अस्थायी अव्यवस्था, उसको समाप्त करने के लिए एक सुधारक के रूप में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया, जिसका मूल उद्देश्य था कि भारत के मामलों को देखने के लिए, अर्थात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मामले थे, चाहे राजस्व के मामले हो, न्याय के मामले हो, प्रशासनिक मामले हो, उनको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कमिश्नर को गठित किया जाए, जिसके सदस्यों की नियुक्ति, अर्थात बोर्ड ऑफ कमिश्नर के सदस्यों का गठन किया जाए और इसके सदस्यों की नियुक्ति जो की जाएगी वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा की जाएगी और उसे नाम दिया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भारत में सिविल कानून, राजस्व कानून और सेना संबंधी मामलों के समस्त कार्यों पर अपना क्या रखेंगे? नियंत्रण रखेंगे और समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल्स को वे निर्देश देंगे शक्ति के द्वारा, ताकि उनकी पालना की जाए। अब यहाँ एक नई चीज़ देखने को मिलती है पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। ये वे अधिकारी हुआ करते थे जो इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जिनका मुख्य कार्य था सिविल कार्य, राजस्व और सेना संबंधी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखना और शक्ति के द्वारा उनको निर्देश देना और उनके अनुरूप काम करवाना। परंतु सरकार ने इसमें एक नई व्यवस्था भी की थी, पत्राचार के द्वारा एक प्रतिलिपि नियंत्रण मंडल को प्रेषित की जाए और समय समय पर नियंत्रण मंडल के जो अधिकारी थे वे निर्देश जारी करते हुए धीरे धीरे गवर्नर जनरल के अधीन इन व्यवस्थाओं को लाया जाए, ताकि समय समय पर ये भारत में होने वाले सिविल एक्ट, राजस्व एक्ट, सेना संबंधी कानूनों पर अपना नियंत्रण कर सके। गवर्नर जनरल की ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 4 रखी थी, परंतु बाद में घटा करके इनकी संख्या 3 कर दी गई थी और इसमें कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले बम्बई और मद्रास प्रांत को भी इसके अंतर्गत रखा गया और इनके नियंत्रण की शक्तियों में वृद्धि की गई, ताकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपने सही तरीके से उस कार्य को कर सके। परंतु इस अधिनियम में दोहरी सरकार की नई व्यवस्था लागू की गई, क्योंकि इंग्लैंड में भारत से संबंधित मामलों का संचालन करने का अधिकार नियंत्रण मंडल के हाथ में जा चुका था, जिसे हम नियंत्रण मंडल का तात्पर्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अर्थात भारत की संबंधित चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों में वृद्धि की बात की जाए, ऑर्डिनेंस लाना हो, नए कानून बनाने हो, नई व्यवस्थाओं को लागू किया जाना हो, उन सभी कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को सैनिक सहयोग
प्रशासनिक नियंत्रण, निर्देशों को कठोरता से लागू करवाने का, ये जो कार्य किया जाता था ये निदेशक मंडल के द्वारा ही किया जाता था। और इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद विधायी अर्थात कानूनी और प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया ताकि पूरे भारत में एक समान एक रूप में प्रभावी माध्यम से नए कानूनों को सही तरीके से लागू किया जा सके। उन कार्यों के लिए ही समय समय पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों और अधिकारों में कमी या वृद्धि का कार्य किया करता था। अब ये जो अगर हम चरण देखते हैं कि वह व्यापारिक कंपनी जो केवल व्यापार के लिए आई, परंतु धीरे धीरे उसकी बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति जो थी उससे स्वयं इंग्लैंड की संसद और वहाँ की शासन व्यवस्था प्रभावित थी। वे चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्र न रह जाए, इसके लिए समय समय पर उस पर क्या रखा जाए, नियंत्रण रखा जाए। और ये जो संवैधानिक प्रावधान थे, चाहे हम 1947 के बाद के संवैधानिक प्रावधानों की बात करें या 1947 से पहले की बात करें, 1858 से 1947 के बीच की बात करें, या 1600 से लेकर 1857 तक की क्रांति की बात करें, समय समय पर इंग्लैंड की संसद ने ऐसे एक्ट लाए, ऐसे कानून लागू किए गए जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखा जा सके। अब हम बात करते हैं सन 1786 का विनियम अधिनियम। विनियम अधिनियम जो था, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1786 के नाम से जानते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के नए गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक कुशल प्रशासक थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में उत्पन्न हुई समस्याओं और विवादों को समाप्त करने के दृष्टिकोण से ब्रिटिश शासन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा और इसे नाम दिया गया, कमांडर इन चीफ बनाए जाने की मांग की गई। परंतु दूसरी तरफ गवर्नर जनरल जो थी, उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल जो था उसके आदेशों की अवहेलना प्रारंभ कर दी। तो ब्रिटेन की संसद ने 1786 में एक नया रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इसके द्वारा कॉर्नवालिस को अर्थात भारत के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को वे सारे अधिकार दिए गए जिससे कि भारत में उत्पन्न अव्यवस्था, समस्याओं और विवादों को समाप्त किया जाए। उसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंग्लैंड की संसद ने वे सारे अधिकार प्रदान किए, वे सारे कानून प्रदान किए, वे सारे कानून लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दिए गए जिससे कि भारत में एक संगठित शासन व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बने, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में वो बैठा करते थे और वे अपने आदेशों को लागू करवाया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के मार्फत सही शासन व्यवस्था को करवाने के लिए। उस समय में अपने 7 साल के शासनकाल में, अपने 7 वर्ष के शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश भारत के शासन, प्रशासन, राजस्व और न्यायिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार कार्य की। जो संवैधानिक इतिहास अर्थात इंग्लैंड के संविधान के जो संवैधानिक इतिहास थे उनके अंदर वे एक नए कीर्तिमान के रूप में स्थापित हुए थे, क्योंकि पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस को वे सारे अधिकार दिए गए, स्वतंत्रतापूर्वक अपनी शक्तियों का उपयोग करने के सारे अधिकार दिए गए और इसी शर्त पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया कि वे भारत जाने के बाद ब्रिटिश नियंत्रण में जो भारतीय क्षेत्र हैं वहाँ की शासन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था में अत्यंत सुधार करें और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को सही तरीके से, सटीक तरीके से, संगठित तरीके से उसके ऊपर नियंत्रण को स्थापित करे और संवैधानिक इतिहास में एक नए कीर्तिमान को जन्म दे। अब यहाँ जो हम बात करते हैं कि 1786 के जो एक्ट थे उसमें क्या नयापन था,
तो नएपन की अगर हम बात करते हैं तो उन नएपनों का तात्पर्य था कि धीरे धीरे इंग्लैंड की संसद और महारानी जो थे वे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में, ब्रिटिश भारत में बढ़ते हुए प्रभावों से अत्यधिक चिंतित थे और उनका मानना ये था कि संवैधानिक कानूनों के द्वारा धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। और ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का एक ही कारण था कि कानूनों के द्वारा, एक्ट के द्वारा उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यह पढ़ा कि विनियम अधिनियम 1773, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा जाता है, वह लागू किया गया। उसके बाद बंदोबस्त अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लागू किया गया। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू किया गया, जिसका मूल उद्देश्य था कि धीरे धीरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते हुए प्रभावों को किस तरीके से समाप्त किया जाए, उसके लिए कानूनों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, उन व्यवस्थाओं का इसमें वर्णन किया गया था। और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो कुशल प्रशासक के द्वारा जो संवैधानिक इतिहास में जो नए कीर्तिमान स्थापित किए गए थे, वह एक्ट था 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसने यह दर्शाने का प्रयास किया कि भारत में ब्रिटिश अधीन साम्राज्यों पर किस तरीके से नियंत्रण रखा जा सकता है और धीरे धीरे उन क्षेत्रों के नियंत्रण को किस तरीके से निर्देशित किया जा सकता है। आगे के जो हम भारतीय संविधान के विकास के जो वीडियो देखेंगे, उसमें हम पहले 1857 तक की क्रांति तक के संवैधानिक सुधारों की बात करेंगे, फिर हम 1858 से लेकर के 1947 तक के संविधानों की बात करेंगे, और उसके बाद हम फिर इसमें 1947 के बाद भारत में 2020 तक जो संवैधानिक सुधार हुए, हम उनकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।